नमस्कार, शाम के 4 बज रहे हैं और टाइम्स नो नव भारत पर शाम के अर्ली प्राइम टाइम सुपर हिट बुलेटिन 4 का फायर में आप सबका स्वागत है। मैं हूं ज्योति मिश्रा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नव भारत पर। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। खबरों में आज आपको दिखाएंगे 3 राज्यों में बीजेपी को मिली बम्पर जीत के बाद अब सीएम की बारी। राजनीतिक गलियारों में तमाम नामों की चर्चा। आपको बताएंगे जो नाम चर्चा में है उनके दावों की दावेदारी में कितना दम है और ओवैसी के नंबर 1 सियासी दुश्मन से भी आपको मिल पाएंगे। और वहीं देखिए हिंदुस्तान में कौन सा तूफान तेज रफ्तार से आगे बढ़ता जा रहा है, जो दक्षिण के तमिलनाडु में कहर बरपा रहा है। इसके साथ बाकी के कई राज्य इसकी चपेट में कैसे आने वाले हैं, क्या है तूफान से लड़ने की तैयारी, डिटेल में आपको समझाएंगे। तो अगले 24 घंटे बेहद खतरनाक रह सकते हैं। तूफान को लेकर अलर्ट जो जारी किया गया और समुद्री तूफान मिचोंग को लेकर अब मौसम विभाग ने ये बड़ा अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने मिचोंग को बेहद खतरनाक चक्रवाती तूफान घोषित किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मौसम विभाग ने मिचोंग को सीवियर कंडीशन का चक्रवाती तूफान बताया, यानी कि बेहद खतरनाक। ये कल शाम करीब 4 बजे नेल्लोर मछलीपट्टनम के बीच में समुद्र तट से टकराएगा, लेकिन तूफान ने उससे पहले ही समुद्र के तटीय इलाकों में भारी तबाही मचाना भी शुरू कर दिया है। तो देखिए, आंध्र प्रदेश के जो तटीय इलाके हैं नेल्लोर और मछलीपट्टनम पर लैंडफॉल होगा तूफान का, लेकिन पूरे बे ऑफ बंगाल से लगे जितने भी तटीय राज्य हैं, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला तक में इसकी तबाही की आशंका जताई गई है और इसीलिए आईएमडी ने आने वाले 24 घंटे तक अलर्ट जारी किया है। तस्वीरें भी आपको आज तमिलनाडु की दिखा रहे हैं, चेन्नई में, जहां पर तबाही जो है उसका मंजर आज ही दिखना शुरू हो गया है और सबसे ज्यादा नुकसान चेन्नई आसपास के दूसरे तटीय इलाकों में देखने को मिला। और मिचोंग तूफान ने देखिए चेन्नई शहर को किस तरह से बंधक बना लिया है, उसकी तस्वीरें आप समझ सकते हैं। चेन्नई में हालात इस तरह के हैं कि जहां देखें वहां पर पानी पानी नजर आ रहा है, लोग घरों में रहने के लिए मजबूर हो चुके हैं और अलग अलग इलाकों की ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जिनसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से चेन्नई में जल तांडव मचा हुआ है। तो चेन्नई की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, सड़कों से लेकर एयरपोर्ट का हाल देखिए और हर जगह ये रनवे की तस्वीर आपके सामने, जहां विमान भी पानी में डूबे नजर आ रहे हैं और इसीलिए जो तमाम विमान सेवाएं हैं वो भी ठप पड़ी हुई हैं और फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं। चेन्नई से आ रहे तूफान चक्रवात की मार की ये 10 अलग अलग तस्वीरें देखिए, 24 घंटे पहले से ही बर्बादी का मंजर दिखने लगा है। 10 तस्वीरें आपको यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, जिनसे आप समझ पाएंगे फिलहाल का मंजर वहां पर क्या है। चेन्नई में सबसे ज्यादा प्रभाव है, एयरपोर्ट पर पानी भरा हुआ है, तेज बहाव में गाड़ियां बहती हुई यहाँ पर नजर आई। ड्रोन वीडियो और तमाम वहां पर इलाकों में किस तरह की स्थिति बनी हुई है वो आप इन तस्वीरों से समझ पाएंगे। साइक्लोन मिगजोम का पूरा असर आज चेन्नई, बाकी तमिलनाडु के सारे डिस्ट्रिक्ट्स और आंध्र प्रदेश के कोस्टल एरियाज में बहुत एविडेंट है। हम अभी चेन्नई से आपको ये रिपोर्ट ला रहे हैं, चेन्नई के टी नगर से, बिल्कुल हमारे टाइम्स नाउ नव भारत के ऑफिस के बाहर से, जहां पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से आज यहाँ पे पेड़ और बहुत सारे इनफैक्ट पेड़ जो है अपरूट हुए हैं यहाँ पे। यहाँ तक कि सिर्फ पेड़ ही नहीं, यहाँ पे पूरा वाटर लॉगिंग है ये पूरे रोड पे भी। यहाँ तक कि इनफैक्ट आज कोई भी ये रोड पे जनरली जो बहुत बिजी रोड रहता है, आज इस रोड पे कोई भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। आज हम आपको ये भी बता सकते हैं कि साइक्लोन मिगजोम का जो इम्पैक्ट हुआ है वो हमारे ऑफिस पे भी इसका असर पड़ा है। हम आपको और आगे आगे जाते दिखा सकते हैं कि किस तरह से हमारे ऑफिस का ये जो ग्लास है, ये पूरे बिल्डिंग का फ्रंट डोर का ग्लास भी शैटर हुआ है, केवल ये साइक्लोन की वजह से और ये बारिश की वजह से। अगर ऐसे टाइम पे हम आपको बता दें कि पूरे तमिलनाडु में लोगों को किस तरह का इम्पैक्ट हो रहा है। आज चेन्नई एयरपोर्ट के ऑपरेशंस जो है आज रात के 11 बजे तक सस्पेंड किए गए हैं। फ्लाइट्स, ट्रेन्स, बसेस, आज कोई भी तरह का ट्रैवल नहीं रहेगा चेन्नई और तमिलनाडु से। यहाँ तक कि अगर हम बात की जाए, अभी जो साइक्लोन का जो मूवमेंट है वो अभी इस टाइम पे आंध्र प्रदेश की कोस्ट तक अप नॉर्थ मूव हो रहा है और उसका लैंडफॉल जो है आंध्र प्रदेश के नेल्लोर और मछलीपट्टनम के बीच पे एक्सपेक्टेड है कल सुबह तक।
ये अगर अभी बात की जाए पूरे चेन्नई की, तो एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस फोर्स के सारे टीम्स हैं ऑन ग्राउंड, वो काम कर रहे हैं चेन्नई के आउटस्कर्ट्स में एरियाज, जैसे कि इनफैक्ट वेलचेरी जो है वो सारे एरियाज, वेलचेरी अदनान, सारे एरियाज में काफ़ी यहाँ पे इनफैक्ट असर पड़ा है। यहाँ तक कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम्स जो है ग्राउंड पे, उन्होंने भी बहुत सारे लोगों को सुबह से इवैक्यूएट करके रिलीफ कैंप्स में भी, शेल्टर होम्स में भी उनको रखा है। यही देखना बाकी होगा कि लैंडफॉल होने के बाद किस तरह का असर पड़ेगा दोनों स्टेट्स में। वीडियो जर्नलिस्ट जयप्रकाश के साथ चेन्नई से नेहा हेबाले, टाइम्स नाउ नवभारत के लिए। तो नेहा हेबाले की ये रिपोर्ट आपने यहाँ पर देखी है लाइव, इस वक्त वो हमारे साथ जुड़ भी चुकी है, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। नेहा, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें जो है वो पूरी तरह से तैनात नजर आ रही हैं। लैंडफॉल से पहले अगर इस तरह की स्थिति है तो बाद में कितना ज्यादा भयावह मंजर हो सकता है, इसका अंदाजा लगाया जा रहा है। किस तरह से पूरी तैयारी की जा रही है, अभी फिलहाल क्या तस्वीर है? कोशिश करेंगे हम नेहा से दोबारा संपर्क साध सकें, लेकिन देखिए लगातार रिपोर्ट जो है वो हम आपको वहां से दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों में भी आप देख पाएंगे कि चेन्नई का हाल कितना ज्यादा बेहाल हो चुका है। और नेहा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नेहा, सुबह से आपके तमाम रिपोर्ट्स हम देख रहे हैं, एयरपोर्ट से लेकर सड़कें पानी में समा चुकी हैं। अभी चेन्नई के क्या हालात हैं, कौन से इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं? जी देखिए, अगर अभी चेन्नई की बात की जाए तो चेन्नई में वेलचेरी एरिया जो है इनफैक्ट वन ऑफ द वर्स्ट अफेक्टेड एरियाज है। कहा जा रहा है यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि यहाँ के लोगों को बिल्कुल कल शाम तक बाहर नहीं है। देखिए, आप समझिए जरा वहाँ के हालात किस तरह के बने हुए। टेक्निकल ग्लिच इस वक्त इतने ज्यादा आ रहे हैं क्योंकि स्थिति ऐसी है। मौसम विभाग ये कह रहा है ज्योति कि आगे तो 90 से लेकर 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हवाएं जो है वो चलेंगी। अभी ये हाल तो तब है जब लैंडफॉल हुआ नहीं है, ये समस्याएं तब है जब वो स्थिति पैदा नहीं हुई है। आगे क्या होगा ये सबसे बड़ा सवाल। बिल्कुल बरखा, और देखिए 24 घंटे का ये अलर्ट जारी कर दिया गया है और चेन्नई की भी तस्वीरें देखकर लोग डर जाएंगे, सहम जाएंगे। 24 घंटे का लॉकडाउन यहाँ पूरी तरीके से लग गया है क्योंकि अब लोग घर से न बाहर निकलने की स्थिति में, और जो निकले वो बुरे फंसे। तस्वीरों में भी हमने आपको दिखाया, जगह जगह पेड़ पौधे गिरते नजर आए तो लोगों की गाड़ियां खिलौनों की तरह समुद्री सैलाब में बहती नजर आई। जो पानी इस शहर को अपने आप में समा चुका है, दरिया बन चुका है पूरा शहर। और नेहा की रिपोर्ट में भी आप देखकर समझ पा रहे थे कि चेन्नई तो कोस्टल एरिया है। आप सोचिए जहां लैंडफॉल होगा, आंध्र प्रदेश के भी तमाम तटीय इलाके इसकी चपेट में आएंगे। कितना ज्यादा नुकसान हो सकता है जब 100 किलोमीटर से ज्यादा प्रति घंटे की रफ्तार से जो चक्रवात है मिचोंग वो टकराएगा। ये तस्वीरें यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं चेन्नई से दरअसल ये तस्वीरें हैं, लेकिन मौसम विभाग की ओर से अलग अलग प्रदेशों के लिए जो अलर्ट है वो यहाँ पर जारी किया गया है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, रिपोर्ट्स ग्राउंड से पहुंचा रही है। नेहा हमारे साथ इस वक्त फिर से जुड़ चुकी है। नेहा, आपकी आवाज जो है देखिए जाहिर है वहां पर स्थिति इतनी ज्यादा खराब है, पहुंच नहीं पा रही है। दिखाएं जरा तस्वीरें, बताएं क्या तैयारी है अभी फिलहाल, किस तरह का मंजर? संपर्क यहाँ पर देखिए नया से नहीं हो पा रहा, आगे भी हम उनसे बातचीत करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। सड़कों पर किस तरह गाड़ियां बहती हुई नजर आ रही हैं, आप देखिए किस तरह की स्थिति वहां पर पैदा हो गई है। ये चेन्नई से तस्वीरें हैं। तो हर खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। बहरहाल अब कुछ और खबरों का भी रुख कर लेते हैं। हिंदी हार्टलैंड में बीजेपी को बम्पर जीत मिली है और इस जीत के बाद अब बारी सीएम चुनने की है। बीजेपी के सामने 3 राज्यों में मुख्यमंत्री चेहरों को चुनने की चुनौती है। बिल्कुल ये चुनौती है क्योंकि हिंदी पट्टी के तीनों राज्य 2024 के चुनाव में देखिए बहुत ज्यादा अहम है। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की करते हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति गलियारों में जो नाम सामने आ रहे हैं उनमें शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरोत्तम मिश्रा और कैलाश विजयवर्गीय का नाम जो है वो सबसे ज्यादा अभी फिलहाल छाया है। तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन होगा, सीएम फेस को लेकर सस्पेंस बरकरार है। हालांकि सीएम की रेस में शिवराज सिंह चौहान का नाम सबसे आगे है क्योंकि पिछले कई सालों से जब जब बीजेपी के यहाँ पर जीत रही है बतौर मुख्यमंत्री चेहरा शिवराज सिंह चौहान का रहा है और नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय को भी इस बार दावेदार माना जा रहा है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम को भी लेकर सियासी गलियारों में चर्चा बनी हुई है।
तो शिवराज सिंह चौहान का नाम जिस तरह से देखिए ज्योति कह रही है वो सबसे ज्यादा आगे यहाँ पर माना जा रहा है, लेकिन उनके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर हैं, कैलाश विजयवर्गीय हैं, वो भी यहाँ पर दावेदार जो हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कैसे यहाँ पर देखिए अब मंथन का दौर शुरू हो गया है और किस तरीके से तमाम बड़े नेता जो हैं वो बैठकें कर रहे हैं, क्योंकि आगे के रण में अब सबसे बड़ा सवाल मुख्यमंत्री चुनना है तीनों ही राज्यों में और मध्य प्रदेश में देखना ये होगा कि आखिर तमाम बड़े चेहरों में से सीएम फेस किसको बनाया जाता है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना को एक तरफ बड़ा क्रेडिट मिल रहा है तो दूसरी तरफ कुछ बड़े नाम जो हैं जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर नरेंद्र सिंह तोमर और नरोत्तम मिश्रा के भी बने हुए हैं। बहरहाल मध्य प्रदेश का अगला सीएम कौन होगा इसके लिए मंथन करने का एक आसान तरीका है कि सबसे लोकप्रिय चेहरा किसका है, और ये है सीएम शिवराज सिंह चौहान का, जो मध्य प्रदेश में अब तक के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जब जब बीजेपी सत्ता में रही है 4 बार सीएम पद की शपथ ले चुके हैं और इस बार भी अगर इन्हें सीएम बनाया जाता है तो ये उनका 5वां राउंड होगा। बीजेपी की प्रचंड जीत में शिवराज सिंह चौहान का अहम योगदान था, तो फिर नरेंद्र सिंह तोमर का मध्य प्रदेश में जो रोल रहा इसे भी दरकिनार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री के तौर पर न सिर्फ वो केंद्र में रहे बल्कि मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार का कमान उन्होंने संभाला और कई महीनों से रैलियों पे रैलियां की। अपने इलाके में भी उन्होंने जोरदार प्रचार किया। ग्वालियर सीट से 2 बार ये विधायक रह चुके हैं। बात कैलाश विजयवर्गीय की करें तो मध्य प्रदेश में बीजेपी के सबसे कद्दावर नेताओं में यानी कि टॉप 2 या 3 में भी आप गिने तो कैलाश विजयवर्गीय का नाम आता है। और सोचिए 1990 से लगातार विधायक हैं कैलाश विजयवर्गीय अपने क्षेत्र से, 6वीं बार वो विधायक, और इस बार इंदौर 1 सीट से कैलाश विजयवर्गीय ने बम्पर जीत हासिल की। तो बात नरोत्तम मिश्रा की भी करना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा एमपी बीजेपी का बड़ा नाम है। मध्य प्रदेश के वो इस बार गृह मंत्री थे, 1998 में पहली बार वो विधायक बने और उसके बाद से वो जीतते आ रहे थे। हालांकि इस बार इनका सफर थोड़ा मुश्किल हो सकता है इस बार मिली हार से, लेकिन नरोत्तम मिश्रा ने अब सबको कहा जरूर है कि मैं वापस आऊंगा, वापसी करूंगा। और बात अगले राज्य की करें तो छत्तीसगढ़ में कौन बनेगा सीएम, इसे लेकर भी बीजेपी का मंथन शुरू हो गया है। हमने आपको मध्य प्रदेश के वो बड़े चेहरे दिखाए जो इस वक्त सीएम पद की रेस में हैं, बीजेपी के लिए चुनौती है। लेकिन बात छत्तीसगढ़ की, जहां शायद बीजेपी को खुद इतनी बेहतर जीत का उम्मीद न रहा हो, यहां अब सीएम फेस को लेकर मंथन शुरू हो चुका है। क्या रमन सिंह को एक बार फिर कमान सौंपी जाएगी या फिर कोई नया चेहरा बीजेपी यहां ढूंढकर लाएगी? आपको बता दें इससे पहले कांग्रेस की सत्ता छत्तीसगढ़ में रही, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे कांग्रेस की तरफ से, लेकिन उससे पहले जब बीजेपी की सरकार थी तब रमन सिंह मुख्यमंत्री थे और वो छत्तीसगढ़ के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अपने ही गृह गांव राजनांदगांव से वो सीट जीतते आए हैं, चुनाव जीतते आए हैं और सरकार चलाने का बेहतरीन अनुभव रमन सिंह को रहा है, क्योंकि सोचिए 3 बार वो छत्तीसगढ़ की कमान संभाल चुके हैं। लेकिन अरुण साव, ये जो चेहरा आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये भी एक बड़ा नाम है। लोरमी सीट से वो चुनाव लड़ते आए हैं, जीतते आए हैं, बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं। छत्तीसगढ़ की सियासत में प्रदेश में मजबूत पकड़ उनकी है। ये रामविचार नेताम है। रामविचार नेताम छत्तीसगढ़ में बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, कई सालों से एक्टिव हैं। रमन सिंह की कैबिनेट जब रही उसमें मंत्री भी रहे और इस बार भी ये बहुत बड़े अंतर से अपनी सीट पर इन्होंने जीत हासिल की है। तो क्या रामविचार नेताम को कमान संभाली जाएगी छत्तीसगढ़ में? ये भी बड़ा सवाल, लेकिन अभी भी रमन सिंह रेस में सबसे आगे बहरहाल नजर आ रहे हैं। बीजेपी तेलंगाना में भले ही सत्ता से दूर रह गई है, लेकिन बीजेपी के वोट शेयर में लगातार इजाफा हो रहा है। फायर ब्रांड नेता टी राजा सिंह ने बड़ी जीत दर्ज करते हुए हैट्रिक लगाई। ओवैसी ने नंबर 1 सियासी दुश्मन राजा सिंह ने नवभारत पर असदुद्दीन ओवैसी पर गंभीर आरोप लगाए, तो वहीं कांग्रेस पार्टी पर भी करारा हमला किया। टाइम्स नाउ नवभारत संवाददाता पिंकी राजपुरोहित ने टी राजा से खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। तेलंगाना में बीजेपी ने वोट शेयर के हिसाब से बढ़त जरूर बनाई है, लेकिन वहीं अगर बात करें बीजेपी के एक ऐसे चेहरे की जो हमेशा काफी चर्चे में रहते हैं, हम बात कर रहे हैं टाइगर राजा सिंह की, जो कि तीसरी बार हैट्रिक लगा चुके हैं। हमारे साथ खुद जुड़ रहे हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस और बहुत बहुत बधाई आपको। हैट्रिक लगा दिया आपने, क्या कहेंगे इस बात को लेकर? पहले तो मैं मेरी गोशामेल विधानसभा की जनता को कोटि कोटि प्रणाम एवं धन्यवाद प्रकट करता हूं, जिन्होंने पैसों के लालच में नहीं आकर हमें राजा सिंह ही चाहिए, हमें भारतीय जनता पार्टी ही चाहिए, उतनी अच्छी सुंदर सोच रखकर तीसरी बार भी मुझे जिताया है। जिताने के लिए उनको हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूं और साथ ही साथ
मुझे हराने के लिए केसीआर की पूरी ताकत, एमआईएम की पूरी ताकत एवं कांग्रेस की पूरी ताकत लग चुकी थी। यहाँ तक कि जहां जहां पर बूथ थे 135 बूथों में जानबूझकर माइनॉरिटी महिलाओं को बिठाया गया, माइनॉरिटी जेंट्स को बिठाया गया, पोलिंग लेट करवाई गई। यानी जो कोई भी व्यक्ति वोट डालने जाता था, महिला हो या पुरुष हो, उनका वोटर आईडी कार्ड चेक करने के लिए 3-3 मिनट लगाते थे। हर प्रकार से उन्होंने योजना की, हर प्रकार से। लेकिन भगवान का, गौ माता का इतना बड़ा आशीर्वाद रहा, सभी उनके षड्यंत्र फेल हुए और 21,000 से ज्यादा मेजोरिटी से मेरी जीत हुई। और 3 ईवीएम मशीन भी खराब हो चुकी, उसमें लगभग 2,000 वोट थे और वो पूरे के पूरे मेरे ही, यानी जहां पर जो कट्टर बीजेपी वाले जो क्षेत्र होते हैं ना, वहां के ही 3 ईवीएम मशीनों को भी शायद पता नहीं कहां डिस्टर्ब हुआ, लेकिन वो टोटली 3 ईवीएम मशीन खराब हुई। तो भी देखिए इतनी बड़ी मेजोरिटी से मेरी जीत हुई। सर, बात करते हैं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की। 7 सीटें उन्होंने रिटेन कर ली है, लेकिन वोट शेयर जो है वो जरूर घटा है। लगातार अपने कैंपेन में कहते रहे, मुस्लिम वोटर्स को ये कहते रहे कि मामू को वोट करना है, लेकिन हैदराबाद में समाव उन्होंने मैनेज कर लिया। लेकिन बाहर की जो माइनॉरिटी से क्या उन्होंने इन्हें दरकिनार किया है और ये कारण है कि कांग्रेस जीत गई? 2 सीट ये लोग हार रहे थे, 7 में से ये लोग 5 हो रहे थे। जैसा ही इन्होंने देखा कि उन पुलिस स्टेशनों में, उन पोलिंग सेंटरों में इनके खिलाफ वोट गिर रहे, वहां पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करवाया गया। वोटरों को तितर बितर इन्होंने किया है। और मैंने सुना है कि बहुत सारे बोकसिंग वोट इन्होंने किए हैं, क्योंकि ओल्ड सिटी में एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर पूरा इनका राज चलता है। पुलिस इनके इशारे पे नाचती है, सब लोग इनके इशारे पे नाचते हैं। तो जहां जहां ये लोग हार रहे थे, वहां पर इन्होंने पोलिंग बूथों पर कब्जा करके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर, बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज करवा के इन्होंने जीता है। नहीं तो ये 7 के लोग 5 हो जाते थे। और अभी असदुद्दीन ओवैसी को समझ में आ रहा है कि डुप्लीकेट मुस्लिम का जो उनका चेहरा है वो मुसलमानों के सामने आ रहा है। मैं समझता हूँ आने वाले चुनाव तक इनको बहुत बड़ा नुकसान हो सके। अब देखिए, अब सत्ता बदल गई ना, तो अभी ओवैसी के भी तेवर बदल जाएंगे। कल तक जो केसीआर के पैर पकड़ के कहता था कि स्टीयरिंग तुम्हारी मेरे हाथ में है, अब वो रेवंत रेड्डी के पैर पकड़ेगा और पूरा का पूरा कब्जा वो कांग्रेस पे करेगा। और कांग्रेस से पैर पकड़ के वो बोलेगा कि हम कांग्रेस के साथ। लेकिन रेवंत रेड्डी को तो वो खुद आरएसएस अन्ना बोलते हैं। इलेक्शन से पहले तक यही असदुद्दीन ओवैसी, यही रेवंत रेड्डी मेरी विधानसभा में उतनी बड़ी प्लानिंग ये लोग कैसे करते? एक रूम में बैठकर, एक होटल में बैठकर कि भाई हमें राजा सिंह को हराना है। तो जब ये लोग मेरे लिए एक रूम में बैठ सकते हैं, तो आने वाले भविष्य में, क्योंकि देखिए असदुद्दीन ओवैसी एक ऐसा इंसान है जो कम्युनल वायलेंस करवाता है। और जो भी सरकार आती है, भाई हमारा तेलंगाना सेफ रहना है, कम्युनल वायलेंस नहीं होना है, तो चलो असदुद्दीन ओवैसी के पैर पकड़ो। ऐसी विचार रखने वाले लोग हैं, ऐसी विचारधारा रखने वाले लोग। इसलिए असदुद्दीन ओवैसी भी क्या है, जो सरकार रहती है उसके पैर पकड़ के आगे बढ़ता है। तो अब इलेक्शन हो गया, इलेक्शन तो हो गया। आज रेवंत रेड्डी शायद ओथ भी ले रहा है और आज के बाद आप देख लेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी बोलेगा कांग्रेस जिंदाबाद। हिंदी हार्टलैंड में विजय पताका लहराने के बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से हमारे एडिटर इन चीफ नाविका कुमार ने खास बातचीत की। सिंधिया ने कहा है कि ये जीत तो ट्रेलर है, 24 में पूरी पिक्चर आनी बाकी है। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। मध्य प्रदेश में कहानी बदलने में इनका बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी भूमिका है। बहुत बधाई आपको ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, प्रणाम। और क्या कहें आपसे? धन्यवाद नविका जी। और हम शुरू से यही बात कर रहे हैं और आप पूरी कॉन्फिडेंस से कह रहे थे कि हम अप्रत्याशित लेकर आएंगे सीटें, जबकि सारी दुनिया कह रही थी कि ये बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट है। क्या आपको भी अंदाजा था कि 164 सीटें आएंगी? नविका जी, मैंने सदैव आपसे निवेदन किया है और आप स्वयं मध्य प्रदेश के कैंपेन में उपस्थित नहीं रह पाई, नहीं तो आप और हम आमने सामने चर्चा कर लेते। लेकिन मैंने सदैव कहा है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी।
लेकिन मैं स्पष्ट रूप से सत्य आपसे सदैव कहता हूं कि मेरा भी ये अनुमान नहीं था कि इतनी प्रचंड बहुमत 2/3 की मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को प्रदान करेगी। तो पहले आपके चैनल के द्वारा मैं मध्य प्रदेश के मेरे सभी मतदाताओं को प्रणाम करता हूं और उनके सामने नतमस्तक हूं कि उन्होंने जो इतना भरपूर आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया है, और ये विश्वास हम दिलाते हैं एक कार्यकर्ता के रूप में। मैं दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से 18 साल मेहनत मशक्कत के आधार पर हमने काम किया है, वैसे ही विकास और प्रगति का निरंतर दौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में हम लाते रहेंगे। कारण इस इतनी प्रचंड बहुमत का क्या रहा आपके हिसाब से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी या राहुल गांधी का जाति वाला फ्लॉप कार्ड जो बिल्कुल फ्लॉप हो गया तीनों राज्यों में, और तेलंगाना में भी कहीं पर ट्रैक्शन खास मिली नहीं? प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के आधार पे ही ये नतीजा तीनों राज्यों में संभव हो पाया है। प्रधानमंत्री जी की गारंटी केवल नहीं, लेकिन उनका दिल का रिश्ता एक एक हमारे देश के नागरिक के साथ हर एक राज्य में और देशव्यापी, उसी का फल है कि आज भारतीय जनता पार्टी को इतनी प्रचंड बहुमत के आधार पर तीनों राज्यों में, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में, इस प्रचंड बहुमत से हमारी सरकारें बनी हैं। उनके नेतृत्व के आधार पर जो विकास और प्रगति एक एक राज्य में आया है, और डबल इंजन की सरकार के आधार पे ही, और इसलिए जनता का विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ जुड़ा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है।